मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपनी कक्षा को एक अलग एक्टिविटी से शुरू करेंगे। वो एक्टिविटी क्या है, सुनिए। बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 82 देखिए। ईमान गुण के सामने सही चिन्ह और बेईमान गुण के सामने गलत चिन्ह लगाइए। बच्चों, मैं तो इसी विश्वास के साथ यह एक्टिविटी कर रही हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ साथ उत्तर दे रहे हैं ना? तथा अपनी पाठ्य पुस्तक में ईमान गुण के सामने सही चिन्ह और बेईमान गुण के सामने गलत चिन्ह भी लगा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, मैं एक एक करके पढ़ती जाऊंगी, आप सही चिन्ह और गलत चिन्ह लगाते जाइए। दूसरे लोगों की वस्तुओं को वापस पहुंचाना, सही चिन्ह। चोरी करना, गलत। रास्ते में मिली वस्तुओं को पुलिस स्टेशन पहुंचाना, सही। काम चोरी करना, गलत। बगल में छुरी, मुंह में राम राम करना, अर्थात ऊपर से मित्रता का दिखावा करना परंतु मन में कपट होना, गलत। झूठ बोलना, गलत चिन्ह। नेक मार्ग पर चलना, सही। जानबूझकर गलती करना, गलत चिन्ह। बहाना बनाना, गलत। सच बोलना, सही। समय पर काम पूरा करना, सही। धोखा देना, गलत। जालसाजी करना अर्थात दगाबाजी करना, वंचने मोसगारिके, गलत। चोरबाजारी और मिलावट करना, गलत। निष्ठा से कार्य करना, सही। भ्रष्टाचार में शामिल होना, गलत। सेवा भाव से दूसरों की सहायता करना, सही। देश के प्रति सच्चा अभिमान रखना, सही। सच्चे भाव से बड़ों का आदर करना, सही। अपने सहपाठियों के साथ भाईचारे का व्यवहार करना, सही चिन्ह। बच्चों, अब फिर से सारे बेईमान गुण एक बार देखेंगे। चोरी करना, काम चोरी करना, बगल में छुरी, मुंह में राम राम करना, झूठ बोलना, जानबूझकर गलती करना, बहाना बनाना, धोखा देना, जालसाजी करना, चोर बाजारी और मिलावट करना, भ्रष्टाचार में शामिल होना, ये सारे बेईमान गुण हैं। बच्चों, अब ईमान गुणों को भी एक बार देख लीजिए। दूसरे लोगों की वस्तुओं को वापस पहुंचाना, रास्ते में मिली वस्तुओं को पुलिस स्टेशन पहुंचाना, नेक मार्ग पर चलना, सच बोलना, समय पर काम पूरा करना, निष्ठा से कार्य करना, सेवा भाव से दूसरों की सहायता करना, देश के प्रति सच्चा अभिमान रखना, सच्चे भाव से बड़ों का आदर करना, अपने सहपाठियों के साथ भाईचारे का व्यवहार करना। बच्चों, इस जगत में अच्छाई बुराई दोनों दिखाई देती है। हंस क्षीर न्याय की तरह, अर्थात ऐसा विश्वास है कि हंस नीर क्षीर विवेक से युक्त है, अर्थात हंस दोष रूपी पानी को छोड़कर सिर्फ गुण रूपी दूध को ही अपनाता है। अर्थात बुरे गुणों को छोड़कर सिर्फ अच्छे गुणों को अपनाता है। इसीलिए हंस को एक विवेकी पक्षी माना जाता है। बच्चों, हंस पक्षी की तरह हमें भी सिर्फ ईमान गुणों को अपनाकर बेईमान गुणों को छोड़ देना चाहिए। बच्चों, दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं। एक तरफ बसंत की तरह ईमानदार परिश्रमी लोग देखने को मिलते हैं, तो वहीं दूसरी ओर इतने बेशर्म आलसी और बेईमान लोग होते हैं, पूछिए मत। परंतु इन्हें कोई शर्म नहीं है यह कहने में कि वे बेईमान हैं। बड़ी ईमानदारी से अपने आप को बेईमान कहते हैं
और मेरे अनुसार ऐसे लोगों पर भी हम थोड़ा बहुत विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वे बेईमान हैं, धोखेबाज है और हम उनसे दूर ही रहेंगे। परंतु इन दोनों के बीच ऐसे लोग भी हैं जो अपने मुनाफे के लिए बेईमानी करने से नहीं चूकते, फिर भी खुद को और दूसरों को इस धोखे में रखते हैं कि वे सच्चे हैं और ईमानदार हैं। बच्चों, ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। जब ऐसे लोगों की बेईमानी का पर्दाफाश हो जाएगा तो उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। बच्चों, बहुत दुख की बात यही है कि हमारा समाज ऐसे लोगों से ही भरा पड़ा है जो अपनी बेईमानी को सही ठहराने के लिए ईमानदारी की परिभाषा ही बदल दी है। इन लोगों के हिसाब से ईमानदारी का मतलब सच का साथ देना नहीं है, बल्कि इस तरह बेईमानी करना है कि पकड़े ना जाओ। बच्चों, आज जो व्यंग्य रचना ईमानदारों के सम्मेलन में आप पढ़ने जा रहे हैं, उसमें लेखक हरिशंकर परसाई जी ने भी इसी सामाजिक असंगति की ओर संकेत या इशारा किया है। इसमें हास्य और व्यंग्य का सुंदर सम्मिश्रण है। इस रचना के माध्यम से परसाई जी ने ईमानदार कहने वाले लोगों की बेईमानी का पर्दाफाश किया है। बच्चों, पाठ का आशय जानना चाहेंगे तो सुनिए। इस जगत में अच्छाई बुराई दोनों दिखाई देती है। हंस क्षीर न्याय की तरह इनमें हमें सिर्फ अच्छाई को अपनाकर बुराई को छोड़ देना चाहिए। बेईमानी भी एक अवगुण है। बेईमानों पर व्यंग्य करते हुए प्रस्तुत रचना द्वारा लेखक ने सचेत किया है कि हम बेईमानी से दूर रहे। बच्चों, अब लेखक परिचय की ओर ध्यान दीजिए। लेखक परिचय। कलम को लेखक की तलवार मानने वाले श्री हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य जगत की एक बेजोड़ निधि हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के जमानी गांव में 22 अगस्त 1924 को हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं हंसते हैं रोते हैं, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज़, वैष्णव का फिसलन आदि। हिंदी के व्यंग्य साहित्य के विकास में इनका योगदान अद्वितीय है। बच्चों, अब हम दिए गए अनुच्छेद को क्रम में पढ़कर आशय को भी समझेंगे। तो पहला अनुच्छेद पढ़ूंगी, ध्यान से सुनिए और आप भी पाठ्य पुस्तक में इसका अनुसरण कीजिए। मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ईमानदार माना जाऊं। न जाने उन्हें कैसे यह भ्रम हो गया कि मैं ईमानदार हूँ। मुझे पत्र मिला। हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। मैं गया, लेकिन हल्फिया कहता हूँ कि ईमानदारी के लिए नहीं गया। ईमान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं यह हिसाब लगाकर गया कि दूसरे दर्जे में जाऊंगा और पहले का किराया लूँगा। इस तरह 150 रुपये बचेंगे। यह बेईमानी कहलाएगी, पर उन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना ही क्यों? लेखक हरिशंकर परसाई जी पाठकों से यह कह रहे हैं कि उन्होंने कतई अर्थात हरगिज़ कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया
जिससे उन्हें हम ईमानदार कह सकें। वे खुद हैरान हैं कि न जाने लोगों को यह भ्रम कैसे हो गया कि वे ईमानदार हैं। बच्चों, लेखक की इन बातों से यह तो स्पष्ट है कि लेखक अपने आप को ईमानदार नहीं मानते हैं। एक दिन लेखक को ईमानदार समझने वाले कुछ लोग उन्हें एक निमंत्रण पत्र भेजते हैं। बच्चों, लेखक को भेजे गए उस निमंत्रण पत्र में क्या लिखा गया था? उस निमंत्रण पत्र में यह लिखा गया था कि वे लोग उस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं और वे लेखक को क्या मानते हैं? वे लोग इस पत्र द्वारा लेखक के प्रति अपना आदर भाव कैसे प्रकट करते हैं, देखिए। वे लेखक को देश के प्रसिद्ध ईमानदार मानते हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। ऐसा कहकर वे लेखक के प्रति अपना आदर भाव व्यक्त कर रहे हैं। उस निमंत्रण पत्र द्वारा वे लेखक से क्या विनती कर रहे हैं? वे लेखक से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि वे वहाँ उनके शहर जाकर ईमानदारों के सम्मेलन का उद्घाटन करें। लेखक उस सम्मेलन में भाग ले सके, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए उन लोगों ने क्या क्या व्यवस्था की है। वे लेखक को उस सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए क्या क्या देने का वादा करते हैं, देखिए। वे लेखक को आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे। इसके साथ साथ आवास अर्थात उस शहर में रहने की या वासस्थान की व्यवस्था, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। बच्चों, उन लोगों के अनुसार लेखक के उस सम्मेलन में भाग लेने से किनको प्रेरणा मिलेगी? वे लेखक से यह भी कहते हैं कि लेखक के उस सम्मेलन में भाग लेने से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों अर्थात युवा जो ईमानदारी से जीवन बिताने का लक्ष्य या सपना संजोकर ईमानदार बनने के लिए उस दिशा में अभी अभी कदम रखे हैं, ऐसे उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। क्या लेखक उस सम्मेलन में भाग लेते हैं? हाँ, लेखक उस सम्मेलन में भाग लेते हैं। लेकिन लेखक किस उद्देश्य से उस सम्मेलन में भाग लेते हैं? एक ईमानदार बनकर दूसरों को प्रेरणा देने के लिए या कुछ और? वे खुद इसके बारे में क्या कहते हैं, देखिए, पाठ्यपुस्तक देखिए। वे कहते हैं कि हल्फिया कहता हूँ, हल्फिया अर्थात कसम से कहता हूँ कि ईमानदारी के लिए नहीं गया। ईमान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। बच्चों, इन बातों से हमें यह स्पष्ट हो गया है कि लेखक एक ईमानदार बनकर दूसरों को प्रेरणा देने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने फ़ायदे के लिए उस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। लेखक के अनुसार यह तो उन लोगों की गलती है जो इन्हें ईमानदार मानते हैं। इसमें लेखक की कोई गलती नहीं है। लेखक यह हिसाब लगाकर सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं कि दूसरे दर्जे में सफ़र करके पहले दर्जे का किराया 150 रुपये बचाएंगे। बच्चों, इसे याद रखिए। इससे संबंधित प्रश्न, लेखक की बेईमानी कहाँ दिखाई देती है? परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहाँ दिखाई देती है? लेखक दूसरे दर्जे में सफ़र करके पहले दर्जे का किराया 150 रुपये बचाने के बारे में सोचते हैं। बच्चों, लेखक को अपने बारे में यह मालूम है कि ईमान से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, वे ईमानदार नहीं हैं। परंतु इसके लिए वे अपने आप को नहीं, बल्कि उन लोगों को दोषी ठहराते हुए यह कहते हैं कि उन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना ही क्यों? इस तरह लेखक निमंत्रण पत्र
मिलने पर किस सम्मेलन का उद्घाटन करने मुख्य अतिथि बनकर जाते हैं? हाँ, ईमानदारों के सम्मेलन का उद्घाटन करने मुख्य अतिथि बनकर जाते हैं। बच्चों, अब हम एक एक करके यह पढ़ते जाएंगे कि सम्मेलन में लेखक को कौन से अनुभव हुए। बच्चों, पहले मैं पढ़ूंगी, ध्यान से सुनिए और पाठ्यपुस्तक में उसका अनुसरण कीजिए। स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ। लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई। सोचा आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच लेता। मुझे होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। मेरे कमरे के बाएं और सामने 2 हॉल थे, जिनमें लगभग 30-35 प्रतिनिधि ठहरे थे। मेरे 2 ईमानदार साथी भी मेरे ही कमरे में आ गए। मैंने सोचा ताला लगाया जाएगा तो उन्हें तकलीफ होगी। मैंने ताला नहीं लगाया। उद्घाटन शानदार हुआ। मैंने लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया। लेखक जब ईमानदारों के सम्मेलन में मुख्य अतिथि बनकर भाग लेने जाते हैं तो स्टेशन पर उनका खूब स्वागत हुआ। लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई। तब लेखक ने क्या सोचा? अगर आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच लेता। बच्चों, फिर से लेखक की बेईमानी को हम यहाँ पर देख सकते हैं। बच्चों, लेखक को कहाँ ठहराया गया? लेखक को होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। लेखक के कमरे के बाएं और सामने 2 हॉल थे और इस हॉल में कितने प्रतिनिधि ठहरे थे? लगभग 30-35 प्रतिनिधि ठहरे थे। बच्चों, लेखक ने अपने कमरे में ताला क्यों नहीं लगाया? क्योंकि लेखक के 2 ईमानदार साथी भी लेखक के कमरे में आ गए थे। तो लेखक ने यह सोचा कि अगर ताला लगाया जाएगा तो उन्हें तकलीफ होगी। सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में लेखक ने किया। और यह उद्घाटन कैसा था? उद्घाटन तो शानदार हुआ। शानदार अर्थात वैभवयुक्त। लेखक ने लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया। आगे क्या हुआ, जानना चाहेंगे? तो बच्चों, पाठ्यपुस्तक देखिए। लोग जा चुके थे। मैं था मुख्य अतिथि। मुझसे लोग बातें कर रहे थे। मैं चलने लगा तो चप्पल पहनने गया। देखा मेरी चप्पलें गायब थी। नई और अच्छी चप्पलें थी। अब वहाँ एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पलें बची थी। मैंने उन्हें ही पहन लिया। यह बात फैल गई कि मेरी नई चप्पलें कोई पहन गया। एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए। कहने लगे, क्या आपकी चप्पलें कोई पहन गया? मैंने कहा, हाँ, इतने बड़े जलसे में चप्पलों की अदला बदली हो ही जाती है। फिर मैंने ध्यान से देखा, उनके पाँवों में मेरी ही चप्पलें थी। वो भी मेरी चप्पलें देख रहे थे। वे बहुत करके उनकी ही थी, पर वो बेहिचक मुझे समझाने लगे, देखिए, चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए। एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फीट दूर, तब चप्पलें चोरी नहीं होती। एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा। मैंने ऐसा ही किया था। मैं देख रहा था कि वो मेरी ही चप्पलें पहने हैं और मुझे समझा रहे हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, सुबह दूसरी खरीद लूँगा। आपकी चप्पलें नहीं गई, यह गनीमत है। बच्चों, आप सब जानते हैं कि ईमानदारों के सम्मेलन के मुख्य अतिथि
ईमानदार नहीं बल्कि बेईमान है। अब यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि मुख्य अतिथि की तरह क्या अन्य ईमानदार डेलीगेट अर्थात प्रतिनिधि भी बेईमान हैं, सिर्फ ईमानदारी का मुखौटा पहनकर बैठे हैं। अब किस तरह से इन ईमानदारों का मुखौटा एक एक करके उतरता जाता है, देखिए। उद्घाटन और भाषण के बाद जब लेखक चप्पल पहनने गए तो क्या देखते हैं? लेखक की चप्पलें गायब थी, जो नई और अच्छी चप्पलें थी। अब उसकी जगह वहाँ पर क्या बची थी? हाँ, अब उसकी जगह वहाँ पर एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पलें बची थी। अब लेखक के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, इसलिए उन्होंने वही फटी पुरानी चप्पलें पहन ली। यह बात फैल गई कि लेखक की नई चप्पलें कोई पहन गया। तब एक ईमानदार डेलीगेट लेखक के कमरे में आकर कहने लगे कि क्या आपकी चप्पलें कोई पहन गया? बच्चों, हम सब जानते हैं कि बड़े बड़े समारोह में चप्पलों की अदला बदली तो होती ही रहती है। आपको भी यह अनुभव हुआ होगा। इसीलिए लेखक भी गलती से कोई पहन कर ले गया होगा, ऐसा सोचकर यह कहते हैं कि हाँ, इतने बड़े जलसे में, जलसा अर्थात समारोह, उत्सव, इतने बड़े समारोह में चप्पलों की अदला बदली हो ही जाती है। फिर लेखक ने ध्यान से देखा तो क्या देखते हैं? उस ईमानदार डेलीगेट के पाँवों में लेखक की ही चप्पलें थी। वो महाशय भी लेखक की चप्पलें देख रहे थे। वो महाशय लेखक की चप्पलें चुराकर बिना किसी शर्म के बेहिचक अर्थात बिना किसी संकोच के लेखक को ही समझाने लगे। क्या समझाने लगे? देखिए, चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए। एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फीट दूर, तब चप्पलें चोरी नहीं होती। एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा। मैंने ऐसा ही किया था। लेखक हैरान होकर यह देख रहे थे कि किस तरह से वो महाशय उन्हीं की ही चप्पलें पहने उन्हें ही समझा रहे थे कि चप्पलें एक ही जगह पर नहीं उतारनी चाहिए। कितने अफसोस की बात है ना बच्चों। एक ईमानदार डेलीगेट होकर किस तरह से बेईमानी पर उतर आए हैं, देखिए। ईमान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं ईमानदार नहीं हूँ, ऐसा कहने वाले लेखक भी इस ईमानदार डेलीगेट की बेईमानी को देखकर कुछ ना कर सके। सिर्फ यह कहकर चुप हो गए कि कोई बात नहीं, सुबह दूसरी खरीद लूँगा। आपकी चप्पलें नहीं गई, यह गनीमत है। गनीमत अर्थात बहुत खुशी की बात है। बच्चों, आगे पढ़े क्या? तो पाठ्यपुस्तक देखिए। फिर मैंने देखा कि एक बिस्तर की चादर गायब है। मैंने आयोजनकर्ताओं से कहा तो उन्होंने जवाब दिया, होटल वाले ने दुलाने को भेज दी होगी, दूसरी आ जाएगी। पर दूसरी आई नहीं। दूसरे दिन गोष्ठियाँ शुरू हो गई। रात को गोष्ठियों से लौटा, देखा कि 2 और चादरें गायब हैं। तीनों चली गई। बच्चों, याद रखिए, ईमानदारों के सम्मेलन में एक ईमानदार डेलीगेट लेखक की नई चप्पलें चुराकर उन्हें ही समझाता है। अब तीनों चादरें गायब हैं। ईमानदार डेलीगेटों में से किसी ने चादरें भी चुरा ली हैं। क्या बात है। बच्चों, आगे क्या होता है? क्या चुरा कर ले जाएंगे? जानना चाहेंगे? तो सुनिए। दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगा
तो नहीं मिला, शाम को तो था। मैंने एक दो लोगों से कहा तो बात फैल गई। इसी समय बगल के कमरे में हल्ला हुआ, अरे मेरा ब्रीफकेस कहाँ चला गया? यहीं तो रखा था। मैंने पूछा, उसमें पैसे तो नहीं थे? जवाब मिला, पैसे तो नहीं थे, कागजात थे। मैंने कहा, तो मिल जाएगा। मैं बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंचा। बैठक में 15 मिनट चाय की छुट्टी हुई। लोगों ने सहानुभूति प्रकट की। एक सज्जन आए, कहने लगे, बड़ी चोरियां हो रही हैं, देखिए आपका धूप का चश्मा ही चला गया। वो धूप का चश्मा लगाए थे। मुझे याद था, एक दिन पहले वो धूप का चश्मा नहीं लगाए थे। मैंने देखा, जो चश्मा वो लगाए थे वो मेरा ही था। कहने लगे, आपने चश्मा लगाया नहीं था? मैंने कहा, रात को क्या चांदनी में धूप का चश्मा लगाया जाता है? मैंने कमरे की टेबल पर रख दिया था। वो बोले, कोई उठा ले गया होगा। मैं उन्हें देख रहा था और वो मेरा चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठे थे। बच्चों, दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए लेखक क्या खोजने लगे? धूप का चश्मा, कूलिंग ग्लास खोजने लगे। धूप का चश्मा मिला क्या? नहीं, वो भी गायब था। यह बात भी फैल गई। इसी समय बगल के कमरे में हल्ला हल्ला अर्थात शोर हुआ। कारण क्या है? किसी का ब्रीफकेस ही गायब था। बच्चों, लेखक ने पूरे विश्वास के साथ यह क्यों कह दिया कि ब्रीफकेस मिल जाएगा? क्योंकि पूछने पर उन्हें यह पता चलता है कि उसमें सिर्फ कागजात थे, पैसे नहीं थे। उस दिन लेखक बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंचे। लोगों ने आकर सहानुभूति प्रकट की। तब एक सज्जन आकर कहने लगे कि बड़ी चोरियां हो रही है, देखिए आपका धूप का चश्मा ही चला गया। वो सज्जन धूप का चश्मा लगाए थे और लेखक को ठीक तरह से याद था कि एक दिन पहले वो सज्जन धूप का चश्मा नहीं लगाए थे। तब लेखक ने देखा कि जो चश्मा वो सज्जन लगाए थे वो उनका ही था। बिना किसी संकोच के वो सज्जन लेखक से यह पूछते हैं कि आपने चश्मा लगाया नहीं था? तो बच्चों, लेखक क्या जवाब देते हैं? देखिए, रात को क्या चांदनी में धूप का चश्मा लगाया जाता है? मैंने कमरे की टेबल पर रख दिया था। बच्चों, लेखक ने धूप का चश्मा कहाँ रखा था? लेखक ने धूप का चश्मा कमरे की टेबल पर रख दिया था। तो उस सज्जन का उत्तर क्या था? देखिए, इतनी आसानी से बिना किसी संकोच के वो सज्जन यह कहते हैं कि कोई उठा ले गया होगा। बच्चों, इस सज्जन ने तो बेईमानी की सारी हदें पार कर दी। कैसा सज्जन है ये? चश्मे को खुद उठा लिया और यह कह रहे हैं कि कोई उठा ले गया होगा। यहाँ पर भी लेखक बेबस होकर उस ईमानदार डेलीगेट को देखते रह गए और कुछ नहीं कर सके। और वो सज्जन लेखक का चश्मा लगाए बड़े इत्मीनान से बैठे थे। इन बेईमानों के सामने लेखक की बेईमानी कुछ भी नहीं है। आगे क्या होता है देखिए, पाठ्य पुस्तक देखिए, एक साथ पढ़ेंगे। तीसरे दिन रात को लौटा तो कुछ हरारत थी। हरारत अर्थात हल्का ज्वर, थोड़ी ठंड भी थी। मैंने सोचा बिस्तर से कंबल निकाल लूं, पर कंबल भी गायब था। तीसरे दिन रात को क्या गायब था? कंबल। कहने को तो ईमानदारों का सम्मेलन, परंतु चोरों से भरा पड़ा है। चप्पलें, चादरें, धूप का चश्मा और अब कंबल भी गायब है।
फिर हल्ला, हल्ला अर्थात शोर हुआ। स्वागत समिति के मंत्री आए, कई कार्यकर्ता आए। मंत्री कार्यकर्ताओं को क्या कहकर डांटने लगे? मंत्री कार्यकर्ताओं को यह कहकर डांटने लगे कि तुम लोग क्या करते हो? तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है। तुम्हारे रहते चोरियाँ हो रही है। यह ईमानदार सम्मेलन है। बाहर यह चोरी की बात फैली तो कितनी बदनामी होगी। लोग क्या सोचेंगे? तब कार्यकर्ताओं ने क्या कहा? कार्यकर्ताओं ने कहा, हम क्या करें? अगर सम्माननीय डेलीगेट यहाँ वहाँ जाए तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? तब मंत्री ने गुस्से से कहा कि मैं पुलिस को बुलाकर यहाँ सबकी तलाशी करवाता हूँ। तब लेखक ने क्या कहा? तब लेखक ने यह समझाया कि ऐसा हरगिज़ मत करिए। ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही। बच्चों, लेखक ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस को बुलाने के पक्ष में क्यों नहीं थे? ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी लेंगे तो यह बड़ी अशोभनीय बात होगी। लोग क्या कहेंगे? कितनी बदनामी होगी, है ना? इसीलिए लेखक ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस को बुलाने के पक्ष में नहीं थे। तब कार्यकर्ता ने क्या कहा? तब कार्यकर्ता ने यह कहा कि तलाशी किनकी करवाएंगे? आधे के लगभग डेलीगेट तो किराया लेकर दोपहर को ही वापस चले गए। आगे क्या होता है देखिए। रात को पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोया। नई चप्पलें और शेविंग का डिब्बा बिस्तर के नीचे दबाया। बच्चों, लेखक को ऐसी स्थिति में देखकर हंसी आ रही है ना? क्या सोचकर आए थे और क्या हो गया है। डर के मारे बची हुई सारी चीज़ों को कहाँ कहाँ छिपाते हैं देखिए। रात को पहनने के कपड़े सिरहाने, अर्थात तकिए के नीचे दबाकर सोते हैं। और नई चप्पलें और शेविंग का डिब्बा कहाँ छिपाते हैं? बिस्तर के नीचे छिपाते हैं। ऐसा नहीं करेंगे तो सुबह कुछ भी नहीं बचेगा। सब चुरा कर ले जाएंगे। पहनने के लिए कपड़े भी नहीं रहेंगे। आगे देखिए क्या होता है देखिए। सुबह मुझे लौटना था। मुझे उन लोगों ने अच्छा पैसा दिया। मैंने सामान बांधा। मंत्री ने कहा, परसाई जी, गाड़ी आने में देर है। चलिए स्वागत समिति के साथ अच्छे होटल में भोजन हो जाए। अब ताला लगा देते हैं। पर ताला भी गायब था। ताला तक चुरा लिया। गजब हो गया। मैंने कहा, रिक्शा बुलवाइए, मैं सीधा स्टेशन जाऊंगा, यहाँ नहीं रुकूंगा। मंत्री हैरान थे। बोले, ऐसी भी क्या नाराज़गी है? मैंने कहा, नाराज़गी कतई नहीं है। बात यह है कि चीज़ें तो सब चुरा ली गई, ताला तक चोरी में चला गया। अब मैं बचा हूँ। अगर रुका तो मैं ही चुरा लिया जाऊंगा। बच्चों, सुबह जब लेखक जाने के लिए सारे सामान बांधकर तैयार हो जाते हैं तो उन लोगों ने लेखक को अच्छा पैसा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, मंत्री ने लेखक से यह कहा कि गाड़ी आने में अभी देर है, इसलिए हम स्वागत समिति के साथ अच्छे होटल में भोजन करेंगे। और ताला लगाने जाते हैं। जैसे ही कमरे में ताला लगाने ताला ढूंढते हैं तो क्या देखते हैं, ताला भी गायब था। ताला तक चुरा लिया। बच्चों, यह सुनते ही लेखक डर के मारे वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए तुरंत क्या कहते हैं देखिए, रिक्शा बुलवाइए, मैं सीधा स्टेशन जाऊँगा, यहाँ नहीं रुकूँगा। तो मंत्री लेखक के इस व्यवहार से हैरान होकर पूछते हैं कि
ऐसी भी क्या नाराज़गी है। तब लेखक यह कहते हुए स्टेशन की तरफ दौड़ते हैं कि नाराज़गी कतई नहीं है, वे उनसे बिल्कुल नाराज़ नहीं है। बात यह है कि जब से आए हैं तब से एक एक करके सारी चीज़ें चुरा कर ले गए हैं। ताला भी नहीं छोड़ा, ताला भी चुरा ली गई। अब सिर्फ लेखक बचे हैं। अगर वे वहाँ रुकेंगे तो वे ही चुरा लिए जाएंगे, उन्हें भी चुरा कर ले जाएंगे। ईमानदार कहने वाले ये लोग अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बच्चों, मैंने पहले ही शुरू में आपसे कहा था, ईमानदार कहने वाले ये लोग अपनी बेईमानी को सही ठहराने के लिए ईमानदारी की परिभाषा ही बदल दी है। क्या है वो? इन लोगों के हिसाब से ईमानदारी का मतलब सच का साथ देना नहीं है, बल्कि इस तरह बेईमानी करना है कि पकड़े ना जाओ। कैसी है यह व्यंग्य रचना? हास्य और व्यंग्य का सुंदर सम्मिश्रण है ना बच्चों? अगर कोई भी संदेह हो तो ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।